हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, और आज हमारी क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए हम लोग जो संघीय मंत्री परिषद का जो टॉपिक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। PDF आप लोगों के पास भेजी जा चुकी है। आप लोग इस लेक्चर को सुन के अपनी PDF में जहाँ कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पे कर सकते हैं, और वहाँ से कंप्लीट नोट्स बना के इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ये इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, और जिस मंत्री परिषद की हम बात कर रहे हैं वो संघीय मंत्री परिषद है, यानी केंद्रीय मंत्री परिषद जिसको कहते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा तो हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हेड ऑफ द स्टेट भारत में कौन है, तो प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राज्य का मुखिया, राज्य का प्रमुख। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का प्रमुख होता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी प्रधानमंत्री है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी सरकार का प्रमुख होता है या सरकार का मुखिया होता है। तो पहले ये दोनों पॉइंट्स तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में एक अंतर ये है कि प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को, राज्य का मुखिया या देश का प्रमुख कहा जाता है, और प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। अब दो शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एक है डी ज्यूरे और एक शब्द है डी फैक्टो। डी फैक्टो, ये दो शब्द हैं। डी ज्यूरे जो शब्द है, इसका मतलब होता है वैधानिक, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वैधानिक। और डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में कौन डी फैक्टो रूलर होगा, यानी जो वास्तविक प्रमुख है देश के अंदर, वो कौन है, असली शक्ति वाकई में किसके पास है, तो आप कहोगे इजी, इसका आंसर है, आप कहोगे प्रधानमंत्री। क्योंकि भारत मंत्री में सबसे पावरफुल अगर कोई पद है तो वो कौन सा है, प्रधानमंत्री का। इसलिए प्रधानमंत्री डी फैक्टो हेड होगा भारत का, डी फैक्टो हेड होगा, ऐसी को हम कह सकते हैं डी फैक्टो रूलर होगा। ये हो गया। लेकिन जो राष्ट्रपति है वो वैधानिक है, वैधानिक हेड है, यानी वो डी ज्यूरे हेड होगा। आप कह सकते हो राष्ट्रपति जो है वो डी ज्यूरे हेड है। अब हम एक तुलना करते हैं यहाँ पर ब्रिटेन और इंडिया की। और ब्रिटेन और इंडिया की तुलना हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर संघीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ही ली गई है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से भारत का संसदीय शासन व्यवस्था समानता रखता ही होगा। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि दोनों जगह में जो प्रधानमंत्री का पद है, कौन सा प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन और भारत में किस देश का प्रधानमंत्री अगर हम तुलना करें तो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पर हमें एक तुलना करनी है, तो मैं एक तुलना आपको करके यहाँ पे बताता हूँ। तो तुलना में सबसे पहले हम एक बार इनकी समानताएं देख लें। समानताएं क्या हैं? तो ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्रियों में क्या क्या समानता है? तो पहली समानता है कि दोनों ही वास्तविक प्रमुख होते हैं। दोनों ही कैसे प्रमुख हैं? वास्तविक प्रमुख हैं, यानी वास्तविक शक्ति दोनों के हाथों में है। ब्रिटेन में राजा जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, असली शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, और असली शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर दोनों देशों के वास्तविक प्रमुख हैं, ये पहला इनमें समानता है। दूसरा, दोनों ही मंत्री परिषद के भी प्रमुख होते हैं। मंत्री परिषद को जो लीड करते हैं वो भी कौन है? दोनों जगह प्रधानमंत्री, यहाँ भी प्रधानमंत्री और ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री ये काम करता है। तीसरी समानता है कि निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता,
दल का नेता ही पीएम बनेगा। तीसरी समानता यह है, यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बनेगा, तो सीधी सी बात है वहाँ के निम्न सदन में, और ब्रिटेन में निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन में निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है लोकसभा। हमारे यहाँ निम्न सदन कौन है, लोकसभा, और ब्रिटेन में निम्न सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारे यहाँ उच्च सदन है राज्यसभा, और ब्रिटेन में उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी बहुमत दल का नेता होगा वो पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। और भारत में ये काम, भारत में भी यही होगा। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा जिसको बहुमत दल का नेता अपना घोषित कर देगी, वो व्यक्ति पीएम के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा। ये समानताएं हैं। और चौथी समानता ये है कि चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो और चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, दोनों सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो। मैं आ गई हूँ। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि अंतर क्या है। ये तो समानताएं देखी हमने, हम देख लेते हैं कि अंतर क्या है ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्री में, कहाँ कहाँ असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली असमानता तो ये है कि ब्रिटेन में जो पीएम का पद है, ब्रिटेन में जो पीएम का पद है वो परंपरा पर आधारित है। परंपरा पर आधारित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर अलिखित संविधान है, तो प्रधानमंत्री का पद भी किस पर आधारित है, परंपरा पर। जबकि भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान में उल्लेखित है। संविधान में इसका जिक्र मिलता है। आप आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तब भी आप प्रधानमंत्री को देखेंगे, और 75 पढ़ेंगे तब भी आप प्रधानमंत्री देखेंगे। और की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है। तो एक अंतर तो ये हो गया कि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री का पद है वो परंपरा पर आधारित है, और भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान में उल्लेखित है, आर्टिकल 74 और 75, 74 और 75 में। दूसरी असमानता ये देखने को मिलती है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, और एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण पूरे ब्रिटेन के लिए कानून वहाँ की संसद बनाती है, और संसद में प्रमुख व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। इसीलिए कानून बनाने के मामले में वहाँ का पीएम पावरफुल है, पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं। जबकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में शासन व्यवस्था कैसी है, संघात्मक। यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिस कारण से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा है, और इस बंटवारे को निश्चित करने के लिए 3 तरह की सूचियां भारत के अंदर बनाई गई हैं। वो सूचियां कौन कौन सी हैं, एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधानसभाएं, और समवर्ती पर संसद और राज्य की विधानसभाएं दोनों। लेकिन दोनों एक ही विषय पर अगर बना दें तो समवर्ती सूची के विषय पर बनाए गए कानून में संसद को मान्यता दी जाएगी, संसद के कानून को मान्यता दी जाएगी। तो केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां यहाँ पर अलग अलग हो जाती। इसीलिए सामान्य परिस्थितियों में अगर देखें तो केंद्र जो है यानी संसद जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की शक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तुलना में कम हो जाती है। एकात्मक शासन है ब्रिटेन में और भारत में संघात्मक, इस कारण से। तो कानून बनाने की शक्ति के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति ज़्यादा व्यापक है। तीसरा अगर हम अंतर देखें, तीसरा अंतर हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, द्विदलीय प्रणाली यानी 2 पार्टी सिस्टम। वहाँ 2 पार्टियाँ हैं, चुनाव में 2 पार्टियाँ खड़ी होती हैं, 2 पार्टियाँ लड़ती हैं। जबकि भारत में आप देखो अगर तो बहुदलीय प्रणाली है, और आप विशेष रूप से देख भी सकते हो 6 तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, 6 तो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। ठीक, टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने जो 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनके बारे में चर्चा भी की है, कौन कौन सी नई
बनी है उनकी चर्चा भी की है, और किनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया वो भी वहाँ पर हमने चर्चा की थी। अभी हम यहाँ देखते हैं, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। द्विदलीय प्रणाली होने के कारण ब्रिटेन में वहाँ गठबंधन की राजनीति का कोई औचित्य है नहीं, गठबंधन की राजनीति वहाँ नहीं होती, नहीं है यहाँ। जबकि बहुदलीय प्रणाली भारत में है तो यहाँ पर गठबंधन की राजनीति प्रमुख विशेषता के रूप में उभरी है, गठबंधन की राजनीति यहाँ पाई जाती है। इस कारण से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के ऊपर गठबंधन का कोई भी प्रेशर, कोई भी दबाव नहीं होता, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर गठबंधन की राजनीति का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री भारत का स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तब। खैर वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र में अभी गठबंधन की सरकार नहीं है, बीजेपी को पूरा बहुमत है और वो लोग बहुमत में हैं, तो इस कारण से अभी गठबंधन की राजनीति का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। इसलिए पीएम उस स्थिति में पावरफुल हो जाता है अगर गठबंधन ना हो तब। एक ही पार्टी के पास अगर बहुमत है, जैसे बीजेपी के पास अभी बहुमत है, पहले कांग्रेस के पास हुआ करता था,